नमो नमः। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी बार में। आज का हमारा टॉपिक है अनुप्रास अलंकार। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो आरंभ करते हैं। अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले अलंकारों में जो मुख्य चीज़ होती है वो अलंकार का लक्षण होता है। उसके पश्चात अलंकार के भेद और भेदों के फिर अलंकार के अंतर्गत जो भेद हैं उनके उदाहरण, ये मेन चीज़ें होती हैं अलंकारों में। तो अब हम अनुप्रास अलंकार का लक्षण पढ़ेंगे। जो मम्मट जी ने लक्षण दिया है, वर्ण साम्यम अनुप्रासः। वर्ण साम्यम अनुप्रासः अर्थात वर्णों की समानता ही क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की समानता कैसे? एक वर्ण की समानता अर्थात वर्णों की आवृत्ति होना, समान वर्णों की आवृत्ति होना, बार बार एक या एक से अधिक बार समान वर्णों की आवृत्ति होना क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और वो अनुप्रास अलंकार छेक वृत्तिगतो द्विधा, और वो अलंकार क्या है, छेक और वृत्ति के भेद से दो प्रकार का होता है, छेक अनुप्रास और वृत्ति अनुप्रास। एक बार फिर से, वर्ण साम्यम अनुप्रासः अर्थात वर्णों की समानता, एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति क्या कहलाती है, हमारी अनुप्रास अलंकार कहलाती है। और उस आवृत्ति के भेद से अनुप्रास अलंकार हमारा दो प्रकार का होता है, छेक अनुप्रास और वृत्ति अनुप्रास। सो अनेकस्य सकृत पूर्वः, आगे क्या कह रहे हैं वो, अनेक सह अर्थात वो जो अनुप्रास अलंकार है उसमें अनेकस्य सकृत पूर्वः, अनेकस्य अर्थात अनेक वर्णों की, सकृत अर्थात एक बार आवृत्ति होना, अनेकस्य अनेक वर्णों की, सकृत अर्थात एक बार आवृत्ति होना, वो कौन सा, पूर्वः, वो हमारा पूर्व वाला अनुप्रास हो जाएगा। पूर्व में इन्होंने क्या बताया था ऊपर, छेक और वृत्ति। पूर्व वाला हमारा छेक है और द्वितीय हमारा वृत्ति है, तो पूर्वः से तात्पर्य है छेक अनुप्रास। तो अनेकस्य सकृत, अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति क्या है, पूर्वः, पूर्वानुप्रास अर्थात छेकानुप्रास है। फिर आगे बोल रहे हैं कि एकस्य अपि असकृत परः, एकस्य अपि, एकस्य अर्थात एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होना, और अपि से इन्होंने अर्थ लिया है यहाँ अनेकस्य का ही, इन्होंने अनुवृत्ति हुई है आगे कि एक वर्ण की भी और अनेक वर्णों की भी, एकस्य अपि, एक वर्ण की भी और अनेक वर्णों की भी, असकृत अनेक बार आवृत्ति होना, क्या, एक वर्ण की और अनेक वर्णों की असकृत अनेक बार आवृत्ति होना क्या कहलाता है, परः। परः यानी पर वाला अनुप्रास है। पर में बाद में इन्होंने कौन सा बताया, वृत्ति अनुप्रास। तो एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति क्या है, वृत्ति अनुप्रास कहलाता है। एक बार इसका दोबारा से देख लेते हैं। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता ही क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और वह अनुप्रास अलंकार छेक और वृत्ति के नाम से दो प्रकार का कहलाता है। छेक अनुप्रास क्या है, सह अनेकस्य सकृत, अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होना, पूर्वः पूर्वानुप्रास अर्थात छेकानुप्रास है। एकस्य अपि असकृत, एक वर्ण की, अपि अथवा अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होना, परः अर्थात वृत्ति अनुप्रास कहलाता है। तो इस प्रकार मम्मट जी ने अनुप्रास के कितने भेद बताए, दो भेद हैं, छेकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास। वैसे अनुप्रास के आगे भी भेद हैं इन्होंने, वर्णानुप्रास, ये तो जो है हमारे वर्णानुप्रास के भेद हैं, जहाँ वर्ण के आधार पर अनुप्रास का भेद किया गया है, अनुप्रास की विभिन्नता बताई गई है। तो वर्ण के आधार पर अनुप्रास दो प्रकार का होगा, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। और आगे मम्मट जी पदों के आधार पर उसके भेद बताएं, लगभग शायद उसके 5 भेद हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम वर्णों के आधार पर अनुप्रास के भेद पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, इसका उदाहरण क्या है, छेकानुप्रास हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जहाँ एक वर्ण की अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होना, सो अनेकस्य सकृत पूर्वः, सो अनेकस्य सकृत पूर्वः अर्थात जहाँ अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होगी वो हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि, ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि। देखो ये जो अनुप्रास है हमारा, ये शब्दानुप्रास है, शब्दालंकार है एक तरह से। मम्मट जी ने इनको शब्दालंकार में विभाजित किया है। तो शब्दालंकार की विशेषता क्या होती है
कि शब्दालंकार में हमें अर्थ की आवश्यकता नहीं होगी, हम शब्दों को देखकर ही अलंकार की पहचान कर लेंगे ये कौन सा अलंकार है। इसमें क्या है, परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि। फिर भी एक बार इसका अर्थ कर लेते हैं। ततः अरुण परिस्पंद, ततः उसके बाद अरुण परिस्पंद, अरुण के परिस्पंद होने पर अर्थात सूर्य के उदय होने पर, उदित होने पर, शशि वपुः मंदीकृत, शशि वपुः यानी शशि कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा का जो शरीर है वो मंदीकृत, वो धीमा पड़ गया। ततः अरुण परिस्पंद, सूर्य के परिस्पंद होने पर, शशि वपुः मंदीकृत, चंद्रमा का जो शरीर है, चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ जाता है। नॉर्मल है, जब हम रात में देखते हैं चंद्रमा कितना चमचमाता है, उसके बहुत आभायुक्त होता है, और लेकिन जब हम दिन में देखते हैं तो चंद्रमा का प्रकाश धीरा धीरा, उसके आगे सूर्य के आगे तो कुछ भी नहीं है, उसका प्रकाश बहुत धीमा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सूर्य के उदित होने पर चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ गया, अर्थात ये चंद्रमा जो है शर्मा गया है। उसी प्रकार काम परीक्षाम दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम, काम परीक्षाम यानी काम की इच्छा पूर्ति हो जाने पर, कामना की इच्छा पूर्ति हो जाने पर, कामिनी जो कामिनियाँ हैं उन्होंने गंड पांडुताम, उनके कपोलों पर, उन्होंने कपोलों पर पीत वर्ण को धारण कर लिया है, यानी उनके कपोल जो पीले पड़ गए हैं। दध्रे धारण कर लिया, उनके कपोल जो हैं शर्म के मारे पीले पड़ गए हैं, पीत वर्ण को उन्होंने धारण कर लिया है। तो इसमें क्या है हमारा अनुप्रास, इसमें स्पंद यानी न द और न द, एक वर्ण, एक या अनेक वर्णों की नहीं, अनेक वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति होगी, वो हमारा 6 का अनुप्रास है। तो न द, अनेक वर्ण हो गए, न द, इसकी एक ही बार आवृत्ति हो रही है, इसको हम नहीं गिनेंगे, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर केवल एक बार आवृत्ति हो रही है। इसी तरह नीचे है ण ड, इसकी भी एक बार आवृत्ति हो रही है, एक बार तो यह है ही और एक बार ये हो गया। तो अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति जहाँ होगी वहाँ हमारा क्या होगा, 6 का अनुप्रास होता है। अब 6 का अनुप्रास में ये मम्मट जी ने बताया कि 6 का विदग्धा, 6 का अनुप्रास, 6 का क्या तात्पर्य, विदग्धा, विदग्ध अर्थात विद्वान या चतुर लोग, विद्वान लोग जो हैं, 6 का अनुप्रास विद्वानों का प्रिय होने के कारण, विदग्ध लोगों का प्रिय होने के कारण इसका नाम 6 का अनुप्रास पड़ा है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास, तो वृत्ति अनुप्रास को वृत्तियों के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। वृत्तियां हैं जो हैं हमारे काव्य शास्त्रियों ने 3 प्रकार से विभाजित की हैं। पहली है हमारी उपनागरिका, परुषा और कोमला, ये 3 वृत्तियां हैं। तो वृत्ति अनुप्रास को इन 3 वृत्तियों के आधार पर अलग अलग विभाजित किया है। और वृत्तियों में जो इन्होंने, जो हमने अष्टम उल्लास में पढ़े थे, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ये 3 गुण होते हैं। इन तीनों गुणों के उदाहरणों को ज्यों का त्यों इसमें उद्धृत किया है मम्मट जी ने। तो वो 3 के 3 उदाहरण ही हमें पढ़ने हैं, जो ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण में दिए हुए हैं उन्होंने, वो ही उदाहरण उन्होंने इन वृत्तियों में दिए हैं। तो इनको पढ़ लेते हैं एक बार, इनके उदाहरण, क्योंकि आ जाता है कभी भी परीक्षा में, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि अनंग रंगा प्रतिमा तदंगम, ये कौन से वृत्ति का उदाहरण है, या फिर ये किस अनुप्रास में है। तो ये जिस अनुप्रास में हम बता देंगे कि ये उपनागरिका वृत्ति का है और ये वृत्ति अनुप्रास में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, तो इसलिए हमें इनकी वृत्तियों के उदाहरण भी पढ़ने जरूरी हैं। तो वृत्तियाँ कितनी बताई हैं, वृत्तियाँ अनुप्रास में वृत्ति अनुप्रास में वृत्ति 3 प्रकार की होती है। पहली है हमारी उपनागरिका वृत्ति। उपनागरिका वृत्ति का लक्षण दे रहे हैं, माधुर्य व्यंजकैर वर्णैर उपनागरिका उच्यते, अर्थात माधुर्य गुण के व्यंजक वर्णों से युक्त जो वृत्ति होती है वो उपनागरिका वृत्ति कहलाती है, जिसमें माधुर्य गुण के वर्ण स्पष्ट झलकेंगे, वो हमारी उपनागरिका वृत्ति कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, यथा अनंग रंग प्रतिमं तदंगम भंगीभिरंगी कृतमानतांग्यः कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैतः स्वान्तानि शांता परिचिन्तनानि। वृत्ति अनुप्रास का क्या लक्षण दिया था ऊपर, कि जहाँ एक या अनेक हो, एकस्यापि असकृत परः, एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होगी, वहाँ हमारा वृत्ति अनुप्रास होगा। तो इस उदाहरण में क्या है कि अंग अंग
1 2 अंग अंग, आगे भी दे रहे अंग 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 अंग। तो ये कितने बार इसकी अनुवृत्ति हो रही है? अंग अंग। इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं, इसके अलावा कितनी बार आवृत्ति हो रही है? 1 2 3 4 5। तो 5 बार इसकी आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ क्या कहा, एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होगी, वो वृत्तीय अनुप्रास होता है। अब आगे इतना ही नहीं, आगे भी वो पंक्ति में बता रहे हैं, न त न त न त न त। तो यहाँ कितनी बार आवृत्ति हो रही है? 1 2 3। तो यहाँ पे भी अनेक बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए क्या हो गया हमारा? वृत्तीय अनुप्रास हो गया। अब आगे चलते हैं हम परुषावृत्ति में। परुषावृत्ति का लक्षण दे रहे हैं। परुषा अर्थात ओजकः प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा। ओजकः ओजः प्रकाशकहि, यानी ओज गुण के प्रकाशक वर्णों से युक्त वृत्ति क्या कहलाएगी? वो परुषा वृत्ति कहलाती है। तो ओज गुण के प्रकाशक वर्ण कैसे? ओज गुण में क्या होता है? इसमें लंबे लंबे समासयुक्त पदों का प्रयोग होता है, बड़े बड़े शब्दों का वाक्यों का प्रयोग होगा, जो बड़े बड़े समास से युक्त पद होंगे उनका प्रयोग होता है। और मोस्टली इसमें क्या होता है कि संयुक्त अक्षरों का ज़्यादा यूज़ होता है ओज गुण में। तो इसका उदाहरण देखते हैं नीचे कि मूर्धना मुद्वृत्त कृत्ता विरल गल गल द्रक्त संसक्त धारा धौते शांघ्री प्रसादोपनत जय जगज्जाति मिथ्या महिमनाम। ये देखो यहाँ तक एक वाक्य है, देखो कितना बड़ा वाक्य दिया है। तो इसलिए कहा है इसमें समास युक्त बड़े बड़े वाक्य होते हैं और कैसे संयुक्त अक्षर होते हैं। जैसे मूर्धना मुद्वृत्त कृत विरल गल द्रक्त संसक्त, हो गया ना, वृत्त कृत द्रक्त संसक्त, धौते शांघ्री प्रसादोपनत जगत जय जगत जात मिथ्या महिमनाम। आगे कैलासोल्लासेन इच्छा व्यतिकरपिशुनोत्सर्पे दर्पोद्धुराणाम दोषणाम चैषाम किमेतत् फलमिह नगरी रक्षणे यत् प्रयासः। तो ये क्या है हमारा? इसमें ओज गुण का प्रयोग हुआ है, तो इसमें परुषावृत्ति है। तो एक दूसरा प्रकार हमारा परुषा माधु ओज गुण का हो गया है। अब आगे चलते हैं कोमला। कोमला वृत्ति में क्या है? इसको ग्राम्यावृत्ति भी कहते हैं, कोमला को ग्राम्यावृत्ति भी कहते हैं, कोमला परही। तो जहाँ जो ग्रामीण लोग हैं वो उनकी जो भाषा होती है वो बहुत ही कोमल होती है, बहुत मधुर। इसमें एक प्रसाद गुण जो होता है वो कोमला वृत्ति में प्रसाद गुण की प्रधानता होती है कोमला वृत्ति में। यहाँ जो ग्रामीण लोग होते हैं इनकी भाषा इतनी सरल और सहज होती है, कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो वहाँ कौन सी हमारी कोमला वृत्ति होती है। अब देखो कोमला वृत्ति का उदाहरण क्या दिया है। अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलहि अलमलमाली मृणालय रीति वदती दिवानिशं बाला। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि अपसारय घनसारम हारम, र वर्ण की कई बार आवृत्ति है, अनेक बार है। और नीचे क्या है? अलमल माली मृणालय रीति वदती दिवानिशं बाला। और यहाँ ल वर्ण की म वर्ण की कई बार आवृत्ति है। तो अनेक बार, जहाँ अनेक एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है वह हमारा वृत्तीय अनुप्रास होता है। तो ये हमारा वृत्तीय अनुप्रास हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने अब तक कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वर्ण साम्यम अनुप्रास, जहाँ वर्णों की समानता होती है वो अनुप्रास होती है। और अनुप्रास दो भेद हैं उसके, छेक अनुप्रास और वृत्तीय अनुप्रास के नाम से 2 प्रकार का है अनुप्रास। छेक अनुप्रास क्या था? जहाँ अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होती है। सो अनेकस्य सकृत पूर्वः, जहाँ अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होगी वो हमारा छेक अनुप्रास होता है। और वृत्तीय अनुप्रास क्या होता है? जहाँ एकस्य अपि असकृत परः, जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है वो हमारा वृत्तीय अनुप्रास होता है। और वृत्तीय अनुप्रास के 3 भेद इन्होंने वृत्तियों के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया है वृत्तीय अनुप्रास को, उपनागरिका, परुषा और कोमला। तो हम आप सभी को इसके वृत्तीय अनुप्रास के जो वृत्तियाँ बताई हैं इनके हमें लक्षण भी याद होने चाहिए और इनके उदाहरण भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इन्होंने उदाहरण दे दिया अनंग रंग प्रतिमा तदंगम, किसका उदाहरण है, ये कौन सी वृत्ति का उदाहरण है, या इसमें क्या वृत्ति है, और या फिर इसमें कौन सा अलंकार है। तो हम बता सकते हैं इसमें उपनागरिका वृत्ति है, इसमें वृत्तीय अनुप्रास है। इसी तरह से मूर्धना मुद्वृत्त कृत्ता विरल गल गल द्रक्त संसक्त धारा, इसमें कौन सी वृत्ति है? तो इसमें कौन सी वृत्ति है? इसमें परुषा वृत्ति है। और क्या अलंकार कौन सा है? वृत्तीय अनुप्रास है।
तो इस प्रकार से वर्णों के आधार पर इन्होंने दो प्रकार से विभाजित कर दिया, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास, वर्णानुप्रास के भेद से। अब आगे पढ़ते हैं लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास ये क्या है, ये शब्दों के आधार पर लाटानुप्रास के 5 भेद बताएं मम्मट जी ने शब्दों के आधार पर। तो लाटानुप्रास क्या है, इसका लक्षण शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः, यानी जहाँ शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है, शब्दों की अनेक बार आवृत्ति होती है। देखो यमक अलंकार, यमक में क्या होता है कि जैसे कनक कनक, इस शब्द की 2 बार आवृत्ति हो गई, लेकिन हर बार इसका अर्थ क्या है, अलग होगा। कनक कनक एक बार स्वर्ण है और एक बार धतूरा है, तो दोनों बार इसका अर्थ अलग होगा। लेकिन लाटानुप्रास का में क्या भिन्नता है कि इसमें उस वर्ण की, उस शब्द की या उस पद की आवृत्ति तो होगी, लेकिन हर बार उसका अर्थ वही रहेगा, जो उसका पहला अर्थ था वही उसका अर्थ, यानी जो उसका वाच्यार्थ है वही रहेगा। लाटानुप्रास और यमक में यही भेद है कि यमक में क्या है, हर बार उसका अर्थ बदल जाता है, लेकिन लाटानुप्रास में उसका अर्थ नहीं बदलेगा, उसका अर्थ ज्यों का त्यों वही रहेगा, वाच्यार्थ उसका नहीं बदलता। लाटानुप्रास में आवृत्ति तो होगी लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा, केवल तात्पर्य मात्रतः, उसमें तात्पर्य मात्र का भेद होगा। उसको पढ़ते हैं अब कैसे। उन्होंने 5 प्रकार से इसको विभाजित किया है कि पदानाम पदस्य, पदानाम पूरे पद की आवृत्ति होती है या फिर एक पद की आवृत्ति होती है, वृत्तौ अन्यत्र तत्र वा, समास में असमास में, इस तरह से उन्होंने 5 प्रकार से विभाजित किया है। तो पढ़ते हैं पदानाम का। पदानाम पद के आधार पर कैसे वो अलग है। यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य, यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य। देखो यस्य च सविधे दयिता, जो यस्य का अर्थ ऊपर रहेगा वही यस्य का अर्थ नीचे रहेगा, जो सविधे का अर्थ ऊपर है वही नीचे रहेगा। तो यही है तात्पर्य मात्र का भेद होगा। इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार कि यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीधितिस्तस्य। यस्य च सविधे दयिता अर्थात जिसके पास दयिता है, यानी प्रियतमा है, पत्नी है, जिसके पास पत्नी है, दयिता है, उसके लिए दीधिति ही, तुहिन दीधिति ही, जो चंद्रमा है उसका प्रकाश या उसकी आभा, उसकी शीतलता क्या है, दवदहनस तुहिनः, उसकी शीतलता भी उसके लिए दावानल के समान है। जिसके पास प्रिया है उसकी उसके लिए चंद्र किरणें जो हैं, चंद्र की दीधिति भी दावानल के समान है। और आगे यस्य न सविधे दयिता, और जिसके पास दयिता नहीं है उसके लिए भी जो चंद्र की दीधिति है वो दावानल के समान है। तो क्या है, तात्पर्य मात्र का भेद है। यहाँ केवल च और न से तात्पर्य मात्र का भेद हुआ है। इसमें दयिता का भी जो ऊपर अर्थ था वही नीचे अर्थ है, जो सविधे का ऊपर अर्थ था वही नीचे अर्थ है, जो दवदहनस तुहिन दीधिति का अर्थ ऊपर था वही नीचे है, केवल तात्पर्य मात्र का भेद है। इसलिए यहाँ क्या है, हमारा लाटानुप्रास है। अब आगे देखते हैं पदस्य। पदस्य का उदाहरण है वदनम वरवर्णिन्यास तस्याः सत्यम सुधाकरः, सुधाकरः क्वनु कलंक, क्वनु पुनः कलंक विकलो भवेत्। तो यहाँ पे क्या, अब एक पद की आवृत्ति हुई है, ऊपर क्या था, पूरे वाक्य की आवृत्ति हुई थी, और नीचे क्या है, यहाँ केवल एक पद की, एक शब्द की आवृत्ति हुई। यहाँ सुधाकरः और यहाँ पर भी सुधाकरः। इस सुधाकरः का जो अर्थ यहाँ रहेगा, सुधाकरः का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, और यहाँ पर भी सुधाकरः का अर्थ चंद्रमा ही रहेगा, बस तात्पर्य मात्र का भेद होगा। देखते हैं कैसे कि वदनम वरवर्णिन्याः तस्याः सत्यम सुधाकरः, किसी स्त्री की जो है प्रशंसा में कहा जा रहा है कि वदनम वरवर्णिन्याः, उस वरवर्णिनी स्त्री का जो वदन है, सत्यम सुधाकरः, सत्य में ही क्या है, चंद्रमा है। सुधाकरः चंद्रमा, क्वनु पुनः कलंक विकलो भवेत्, चंद्रमा तो फिर भी चंद्रमा तो कहाँ कलंक विकलो भवेत्, चंद्रमा में तो फिर भी दाग होता है। तो क्या है, सुधाकरः और सुधाकरः, इनका अर्थ क्या है, चंद्रमा और चंद्रमा, दोनों जगह चंद्रमा ही रहेगा, बस तात्पर्य मात्र का भेद होता है। अब आगे चलते हैं वृत्तौ अन्यत्र तत्र वा। यह वृत्तौ अर्थात समासे, समास में, अन्यत्र दो पृथक समासों में होगा अलग अलग, और वृत्त्यावृत्ति समास तथा असमास में शब्द की आवृत्ति होती है। अब इन तीनों के जो भेद हैं इसको एक ही उदाहरण के माध्यम से समझा देंगे। कि उदाहरण है सित कर कर रुचिर विभा, विभा कराकार धरणीधर कीर्ति, पौरुष कमला कमला सापी तवैवास्ति नान्यस्य। अब देखते हैं वृत्तौ,
यानी एक ही समास में शब्द की आवृत्ति जहाँ होगी वहाँ वृत्ति में समास होगा। जहाँ एक ही समास में शब्द की आवृत्ति होती है, जैसे सित कर कर रुचिर विभा, ये हो गया हमारा एक समास। सित कर कर रुचिर विभा, तो कर और कर इन दोनों की एक ही समास में आवृत्ति हुई है और अर्थ भी दोनों का सेम है। सित कर यानी चंद्रमा की किरणें, और कर का मतलब यहाँ भी किरणें हैं। कर और कर दोनों का अर्थ किरणें ही हैं। तो यहाँ पर एक समास में शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ हमारा वृत्ति समास है, समास में है। अब आगे कहते हैं अन्यत्र, दो पृथक समासों में शब्द की आवृत्ति होती है। दो पृथक समासों में देखते हैं, सित कर रुचिर रुचिर, सित कर कर रुचिर विभा, विभा कराकार। अब यहाँ क्या है, विभा और विभा, यानी दो पृथक समासों में शब्द की आवृत्ति होगी। ये विभा एक तो पहले समास में विभा है और यहाँ ये दूसरे समास में है विभा, और अर्थ दोनों का वही विभा यानी कांति प्रकाश, अर्थ दोनों का बराबर है लेकिन सेम है, लेकिन इनकी आवृत्ति क्या है, दो पृथक समासों में हो रही है। तो यहाँ अन्यत्र तत्रवा ये हमारा घटित हो गया है। अब आगे है वृत्त्य वृत्त्योश्च, समास में तथा असमास में भी शब्द की आवृत्ति होती है। वो कैसे कि पौरुष कमला कमला सापि तवै वास्ति नान्यस्य। एक तो पौरुष कमला ये समास के साथ है और ये कमला क्या है, ये असमास में है। अर्थ दोनों का सेम रहेगा, बस इनकी आवृत्ति इसकी समास में है और इसकी असमास में आवृत्ति हुई है। तो यहाँ वृत्ति अवृत्ति का समास है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वृत्तौ यानी सित कर कर रुचिर, यहाँ कर और कर की आवृत्ति एक ही समास में है, तो यहाँ पहला हमारा समास हो गया। और यहाँ दूसरा भेद हो जाएगा विभा विभा, कि ये समास में है और ये असमास में है, और दूसरा हमारा होता है समास में नहीं, ये हमारा एक समास में और ये दूसरे समास में है। तो दोनों अलग अलग समासों में एक ही शब्द की आवृत्ति होगी, और ये हमारा एक समास में है और एक असमास में है। इस तरह से हमारा लाटानुप्रास हो गया। तो लाटानुप्रास के 5 भेद बताए थे। पहला पदानाम, पदस्य, वृत्ति अवृत्ति और समास में और असमास में। तो लाटानुप्रास का लाट नाम कैसे पड़ा, लाट जन वल्लभत्वाच्च, लाट जन यानी लाट देश के रहने वाले जो लोग हैं उनका प्रिय होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, लाटानुप्रास पड़ा। तो इस प्रकार हमारा जो है लाटानुप्रास यानी अनुप्रास अलंकार हमारा समाप्त होता है। हमारा अनुप्रास अलंकार में एक बार फिर से इसका थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। अनुप्रास अलंकार क्या है, वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्णों की समानता ही क्या है, अनुप्रास है। तो उसके 2 भेद बताए थे, छेक अनुप्रास और वृत्ति अनुप्रास। छेक अनुप्रास जहाँ अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होती है, और वृत्ति अनुप्रास जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वो वृत्ति अनुप्रास होता है। और वृत्ति अनुप्रास के 3 वृत्तियों के आधार पर विभाजित कर दिया था इन्होंने वृत्ति अनुप्रास को, उपनागरिका, परुषा और कोमला। उसके बाद जो लाटानुप्रास है, लाटानुप्रास के 5 भेद बताए मम्मट जी ने। पदानाम, पदस्य, वृत्तौ, अन्यत्र, तत्रवा। और लाटानुप्रास जो है यमक अलंकार से, इसमें क्या भेद है, केवल तात्पर्य मात्र का भेद है। यमक अलंकार में तो उन वर्णों का शब्द जो है, पदों का अर्थ बार बार चेंज हो जाता है। कनक कनक, उसका अर्थ तो अलग अलग, शब्द तो एक होगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। लेकिन लाटानुप्रास में क्या है, उसका अर्थ जो वाच्यार्थ है वही रहेगा, चाहे वो कितनी बार उसका रिपीट हो शब्द, लेकिन अर्थ उसका वही रहेगा, अर्थ बदलेगा नहीं, केवल तात्पर्य मात्र का ही भेद होगा। तो ये हमारा हो गया लाटानुप्रास। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।